नवदा अमित, आप ऐसे कोई शेयर कर सकता है रिवीजन शीट एक्सरसाइज 2 वाली, शीट 2? आईपैड घर पे रह गया तो कुछ नहीं हुआ। हाँ? अच्छा होती नहीं क्या? अच्छा
अभी तो सुन रहा है आपको? चलो करो। ओके, डुअल नेचर वाली शीट का सेकंड क्वेश्चन। ये वो हो सकता है बट क्लोजेस्ट आंसर तो ठीक आ रहा है ना? मोमेंटम कंजर्व करना है। हाँ। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा बच्चों सेकंड का, बट एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, उससे एक फोटोन निकला है। द photon of wavelength lambda is scattered from electron which was at rest. Wavelength shift is 3 times of lambda. Angle of scattering theta is 60. ओके, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा बच्चों कि अगर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, उससे एक फोटोन निकला, राइट, और उस चक्कर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है। और उस चक्कर में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल किया पीछे को ना। ये जो एंगल 60 है वो क्या हुआ बच्चों? एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो लिखा है, इसका क्या मीनिंग हो? फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का एंगल वो 60 है, ठीक है, कि मतलब, और एक आपको कहा है कि वो रिकॉइल्ड एट एन एंगल ऑफ 5, वो के कौन सा एंगल हुआ 5 जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है? एक क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि किससे के साथ एंगल है वो 5, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ, कुछ मेंशन होना चाहिए, तो हम सिचुएशन से जज कर लेते हैं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 60 है, तो मतलब ये कुछ ऐसा होगा। हाँ हाँ, लैम्डा पे, यस यस, एक मिनट, ये ऐसे मतलब एक ऐसे आ रहा है लैम्डा से, और इससे टकरा के वो ऐसे चला गया, वो क्या शिफ्ट क्या लिखे? हाँ, तो वो 4, तो ये 4 लैम्डा बन गया। अब क्या हुआ? ये 4 लैम्डा बन गया, ये एंगल आपका एक मिनट, एंगल ऑफ स्कैटरिंग लिखा है ना? हाँ, तो इसके पास से होगा ना वो, तो ये तो जिस पे स्कैटरिंग, तो उसके इनिशियल जो पाथ है उसी से होती है, तो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 5, और ये इसकी वेलोसिटी होगी। ये सिचुएशन है, तो आप मोमेंटम कंजर्व कर दो।
और फोटोन का मोमेंटम ऑफ फोर्स उससे लिखोगे डी ब्रोगली से, ठीक है। आगे इसमें कैलकुलेशन बनती है तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेनी पड़ती है करते हुए सॉल्व। फिफ्टींथ क्वेश्चन, लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, आपको कहा है कि लेजर पल्स ऑफ विड्थ इतने ms and power is much is used, approximate number of photons। तो देखो थोड़ा सा आइडिया लगा लो, मतलब विड्थ से तो एकदम माइंड वैसा था, लेंथ बट यूनिट से आइडिया लग रहा है कि वो क्या है, टाइम है, ड्यूरेशन है, और उसकी पावर दे दी तो उससे मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, एनर्जी बन गई है ना। एनर्जी को hc बाय लैम्डा से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, करेक्ट। आगे एटम्स का सिक्स्थ, न्यूट्रॉन head on collision stationary hydrogen atom and ground state, minimum kinetic energy of neutron for which inelastic collision will take place। okay न्यूट्रॉन आ रहा है, लेट्स से वेलोसिटी v या एनर्जी कुछ भी k मान लो, वो एक हाइड्रोजन एटम से कोलाइड कर रहा है, ठीक है। और आपको कहा है minimum kinetic energy of neutron for which inelastic collision will take place। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम मास सेम हो गया, नियरली सेम हो गया ना। तो ये बच्चों मैंने आपको इसको इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट बताया था कि क्या करना होता है आपको इस केस में। इनइलास्टिक कोलिजन तभी होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो कहाँ जा सकता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जो एनर्जीज जा सकती हैं वो आपको पता है कि क्या क्या पॉसिबल है इस केस में, कि वो 13.6 और वो जो सारी बनती है ना। तो आपको तो ये निकालना है कि यहाँ पे कौन से पॉसिबल एनर्जी लॉसेस हैं प्रोवाइडेड मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन अगर हम स्टार्ट करें, बताओ। हाइड्रोजन एटम तो पहले रेस्ट पे ही है, बाद में क्या हो जाएगा बताओ। दोनों इकट्ठे, वो क्यों नहीं, बट परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं कहा उन्होंने, इनइलास्टिक तो ई कुछ भी हो सकता है ना, ई जीरो तो नहीं होना जरूरी। इलास्टिक में तो आएगा ही नहीं, तो क्या हम मान सकते हैं सीधा ई जीरो। वो आप इसलिए मान पा रहे हो क्योंकि उन्होंने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब आप ये चाह रहे हो कि मतलब जिसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाए, है ना। तो क्या करो, बस सीधा सेम मान लो वेलोसिटी। मैंने सेम क्यों मानी बच्चों, फिर से कीप दिस इन माइंड, हम लिमिटिंग केस ले लिया सीधे। तो ये जो आया, अगर इसको u बोल देते हैं तो आपका बन गया mu इज इक्वल टू 2m v/2, 2mv सॉरी। तो v आ गया आपका u/2, इससे आपने क्या निकाल लिया, लॉस इन एनर्जी निकाल लिया, है ना। तो अब जो आपका डेल्टा के ई आ गया लॉस, वो किसको करेस्पॉन्ड करना चाहिए, एक्साइटेशन एनर्जी। आगे 7 का
स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, टाइम एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 10 की पावर -5 आता है। ठीक है, 7th का आंसर बचो डी करना। आई थिंक इसमें कोई एम्बिग्यूटी कुछ नहीं है, सीधे आगे। न्यूक्लियर बचो 4th। number of beta particles emitted by 1 gram of in 7.5 hours। तो 7.5 आवर्स का मतलब तो हाफ लाइफ ही हो गया। हाफ लाइफ 15 है, मतलब हाफ लाइफ का हाफ हो गया, तो मतलब 1/4 पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हुए। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब वो बन गई वैल्यू 7.5 में क्या बना, निकाल लिया आपने, 1/√2 बन गया। तो आपने तो बस ये निकालना है कि इतने में कितने पार्टिकल्स बचे 1 ग्राम ऑफ Na के करस्पॉन्डिंग। क्या आ रहा है भाई बताओ। 4 बन जाता है बच्चों। निकालना तो बस यही है सीधा कि 1 कि कितना डिसइंटीग्रेट किए। इस क्वेश्चन में बच्चों फ्लॉ क्या है, मतलब एक्सेप्ट फॉर द कैलकुलेशन और कोई फ्लॉ है इसमें। वो तो जो भी चलो बी बनता है। अच्छा, और फ्लॉ क्या है और क्वेश्चन इसमें। मतलब इसके अराउंड क्या फ्लॉ है। मतलब देखो, इन्होंने क्वेश्चन में बस ये लिख दिया कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय दिस एलिमेंट Na, ठीक है, तो Na 24 दिया हुआ। अच्छा, तो मतलब दे आर अज्यूमिंग दैट रिएक्शन की बस Na 24 ने बीटा पार्टिकल एमिट करके नॉर्मल Na बना दिया। मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हो ना कि रिएक्शन में एक डिसइंटीग्रेशन में एक ही बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। अभी आप ये निकाल पाए, रिएक्शन तो कोई भी हो सकता है, क्या पता पर डिसइंटीग्रेशन 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे होते, फिर आपका आंसर ना निकलता। हाँ, मास पे तो फर्क नहीं आ रहा। हाँ, इनफैक्ट वो भी नहीं हो रहा, रादर वो तो मास नंबर है, बीटा से तो चार्ज पे फर्क पड़ता, तो वो चीज भी नहीं हो रही कि नॉर्मल Na बन रहा है। बट आई आर स्टिल अज्यूमिंग दिस था ना कि बस एक बीटा पार्टिकल निकल रहा, राइट। ऑनलाइन बच्चों समझ गया ना ये 4th क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ। आगे डन। एक बच्चों वो बचे हुए हैं वही वेव ऑप्टिक्स वाले, मैंने बताने हैं आपको जो थे ना वो 2-3 क्वेश्चन करूंगा। ओके, दूसरी शीट बच्चों, शीट 6। आपके प्रैक्टिकल्स हो गए शुरू होने।
फिजिकल का क्या करवाया? फिजिकल में लगवाया ग्राउंड ग्राउंड हाँ जी बच्चों, पेज 22 7th गलती है। क्या गलती है? इज इट बच्चों? सभी लोग बताओ कि अल्फा बीटा इंटरचेंज करके आता है। अगेन है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है। ये ठीक कर लो, 7th में इंटरचेंज कर दो अल्फा बीटा। और 17th कुछ कह रहे थे? तो इसमें आपने क्या करना है? फोटोन बता दिया, फोटोन का लैम्डा निकाल दोगे तो उससे मोमेंटम कंजर्व कर दो, क्योंकि जितना फोटोन का मोमेंटम हुआ h बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन। 17 में कुछ गलती है मिनट्स में? बहुत ज्यादा आ रही है, बस क्या आ जाती है? ठीक है, आ रहा है आंसर 17th का? ठीक है। 35th 26 potential difference is this much, current is this much, number of electrons striking the target per second। ये तो करंट दिया हुआ है बस। ये नहीं करना, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई काम ही नहीं है। टेस्ट में आ जाना, विश्वास नहीं होता, पक्का छोड़ के आओगे देखना, तुम्हें लगा कि इतना सीधा तो नहीं पूछेंगे। 35th क्वेश्चन बच्चों, पक्के हो तुम? है ना, बिल्कुल बात मानते हो जो बोला है। एनीवेज चलो, इंटेंसिटी तो सेम ही है, तो फाइनल तो ग्राफ बी या डी में से ही बनना है। बस पी और क्यू की वैल्यूज बहुत क्लोज थी, और आर की सबसे ज्यादा स्टॉपिंग वोल्ट, आर की सबसे ज्यादा नहीं स्टॉपिंग, तो डी बन रहा है। इन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअली लाइक अलग-अलग प्लेट्स लानी है या एक लाइट में तीनों उसको डालो, तीन प्लेट्स को, उससे कुछ और करना है। एक सेकंड, परफॉर्म्ड यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स। नहीं देखो, ऐसा की है, मतलब हर मेटल प्लेट पे तीनों लाइट्स डाली, तीनों डाली। हाँ, ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज। हाँ, देयर आर 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, एक में पी मेटल पे तीनों डाली, एक में क्यू पे डाली, एक पे आर पे डाली, बस ग्राफ तीनों का इकट्ठे बना दिया। ये लंबा तो नहीं है स्टिल। अच्छा, तो फिर जो मैंने बोला वो बी डी में से आना जरूरी नहीं है, फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि अगर तो तीनों से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, अगर 2 से निकल रहा है तो उससे कम, 1 से निकल रहा है तो उससे मतलब तीनों से निकलेगा, एक से निकलेगा। हाँ वो ऐसे ही देंगे ना, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं कंपेयर करने का, राइट। और तो आगे
तुमने किया होगा। मतलब हर मेटल पे तीनों लाइट्स जल रही हैं, तो केस ऐसा भी हो सकता है कि जो एक केस ऐसा सोचो कि जो वर्क फंक्शन है वो तीनों, जो मतलब आपने 3 लाइट्स डाली, एक मेटल का वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, कि अगर तो वर्क फंक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम बोलेंगे ज्यादा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ज्यादा है, वर्क फंक्शन कम है, सोचो कि वर्क फंक्शन तीनों की थ्रेशोल्ड से कम है, तीनों की तो फिर तो तीनों से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एक से कम है तो वो 2 से निकलेगा, इस तरह से। न्यूक्लियर फिजिक्स 11th दिखाना भी। ओके, फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन इजीली बी स्लोड डाउन, तो ये मतलब मॉडरेटर्स कहते हैं इनको, यू कैन लीव दिस, पहले होता था अब नहीं है सिलेबस में। पहले ना एक्चुअली एनसीईआरटी में वो पूरा डिस्क्रिप्शन थी सारे की कि क्या होता है कैसे होता है। 17th 18th 18th क्वेश्चन, बीटा रेज आर सेम एज कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बट वो एमिट कैसे होती हैं? मुझे नहीं पता। नहीं, बट वो इलेक्ट्रॉन एमिट कहाँ से होते हैं? सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? एक्स रेज वाला। क्या मतलब, ठीक है गलत है? नहीं पता क्या इसमें अब एम्बिग्विटी है, बताओ क्यों? अगर तो आप मोटा मोटा देखो कि हाँ जी ये भी इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन है, फिर तो ठीक है, बट एक न्यूक्लियस से निकल रहा है, एक आउटर शेल से निकल रहा है, तो उस हिसाब से अलग भी है, तो अभी के हिसाब से तो दोनों को मार्क देंगे 100%। अच्छा, मतलब दैट इज समथिंग एल्स, बट वैसे समझ गया मेरा पॉइंट कि डिफरेंस तो है दोनों में। हाँ, ओरिजिन में ही, मतलब उन्होंने कौन सा स्पेसिफाई किया है कि क्या चीज है? नहीं, जनरली अलग रखते हैं, मतलब द रीजन ही है बीटा रे बोलने का कि माइंड में एकदम आए कि वो न्यूक्लियस से निकला हो। गामा रेज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, गलती हो गया, बाकी तो गलती है। आगे बताओ। सर हमारी रिएक्टेंस की एनर्जी ज्यादा होती है कोई भी हो सकती है, तो मतलब जैसे इस केस में अगर आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस के केस में तो ऐसा है ना कि न्यूक्लियस का मास कम होगा कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो न्यूक्लियस की रेस्ट मास एनर्जी कम होगी ना कंपेयर टू इंडिविजुअल। ठीक है, 31st radioactive sample S1 having activity bismuth has twice the number of nuclei as another sample S2 which has an activity of 10. Half-lives of S1 and S2 can be. कैन भी लिखा हुआ है, तो आपने तो ऑप्शन से ही निकालना है, रेशियो निकाल के। हाँ, एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं सकता किसी प्रोसेस में।
स्टडी का स्टेप पीएचडी। आगे बच्चों फिफ्थ मल्टीपल का उन्होंने डी दे रखा डी तो गलत ही है। फिफ्थ बच्चों मल्टीपल का फिफ्थ गलत है ना। है। 7 सी कैसे बनाया? सेवेंथ में और वो मिडिल में आता है। मतलब आप कह रहे हो कि कंपेयर कैसे किया है, यही क्वेश्चन है। मतलब जैसे डी ऑप्शन तो आई गई सीधा यस है ना। आप ए और सी में कह रहे हो। मतलब मैंने तो ऐसे सोचा था M220 MP प्लस M से छोटा होगा हाँ और अगर मैं 2 को हमारे तो अंदर जो बना इसको मैं ग्रेटर देन बोलूंगी M1 तो साइन ऑफ पूरी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ग्रेटर देन 2 M1 बोलूंगी कंपेयर होगा नहीं ऐसे। मतलब आप सिर्फ ये कह पाओगे ना कि M1 इज लेस देन 10 यस और दूसरा बनेगा M2 इज लेस देन 20। यस मतलब तो आगे वाली टर्म कट गई। यस आपके पास सिर्फ ये बना M1 लेस देन 10 एंड M2 लेस देन 20 और कुछ नहीं बना। तो इससे हाउ विल यू कमेंट अबाउट दीज ABC ऑप्शंस। तो न्यूक्लियस का मास है ना M1 M2 तो नहीं वो कहाँ से आया बीच में। जैसे मास ऑफ हम तो M1 ये कह रहे हैं कि लेस देन 10 प्रोटॉन्स प्लस 10 न्यूट्रॉन। yes 10 protons plus 10 neutrons plus 10 electrons ये M1 तो न्यूक्लियस का मास है ना। यस तो M1 तो M1 तो आप 10 प्रोटॉन्स प्लस yes we can M1 plus 10 electrons होती है mass of 10 electrons वो तो नंबर होता है 20 तो मास नंबर होता है ना। equally proportional बच्चों आप समझ गए बात। आप सब ये कह सकते हो कि M1 इज लेस देन 10 यस into MP plus MN, M2 is less than 20 into MP plus MN. यस So how will you compare between M1 and M2? sir iron तक binding energy करके रहती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ रही है ना टिल कैल्शियम आयरन तक ही बढ़ रही है रादर। तो M2 इज मोर स्टेबल। आप सीधा ये कह सकते हो। अंडरस्टूड। आगे मल्टी कंपोनेंट्स अभी 9th का आंसर आता है बच्चों कि नहीं। D बन रहा था और दिया क्या हुआ।
मेथड तो आई थिंक क्लियर होगा सबको, करना क्या है। हम्म इसका डी आ गया आंसर। अच्छा बी क्या दिया, सी? मैं डी दूंगी। हाँ डी आ रहा है। ये तो ना आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही समझना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। तो वो ऐसे बता के कोई वो नहीं, मजा नहीं आएगा। तो just see how well you can interpret the recovery. और कई बच्चों ये भी बच्चों बड़ा, फिफ्थ जो था ना बड़ा, मतलब वैसा था क्वेश्चन, एम्बिगुअस कह लो, इसके आंसर्स नहीं थे प्रॉपर। Integer third person. क्या बन रहा था? चलो तो ये तो मुझे मैसेज कर देना, ये किसी ने नहीं और किया होगा। आने आ जाओ। हाँ बच्चों, तो ये अब आपका टेस्ट हो जाएगा संडे को ना। टेस्ट के बाद क्या करोगे बताओ? ऑनलाइन आप भी सुना ध्यान से। आपको क्या लगता है मेंस में मार्क्स कहाँ उड़ेंगे? अभी भी केमिस्ट्री में उड़ेंगे? इतनी तो पढ़ ली यार तुमने केमिस्ट्री। सी गिव केमिस्ट्री ड्यू क्रेडिट ऑफ 100 मार्क्स। मैंने आपको पहले भी बोला था। फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में मार्क्स कहाँ कटेंगे? आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ना, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। कौन से थ्योरेटिकल चैप्टर से मैं बताता हूँ? 11th में आप कहीं नहीं अटकोगे। 11th में कोई ऐसा थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है। 12th में आते हैं चैप्टर्स। कौन सा? बस छोटे छोटे टॉपिक्स, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, ईएम वेव, जहाँ पे वो सारा याद रखना है, वो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो वाला पार्ट, जो सारे ये रट्टे वाले हैं ना पार्ट, अर्थ मैग्नेटिज्म में भी, या वो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हमने वो लिस्ट बनानी है बच्चों, वो जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। चाहे आपको ना, मतलब तैयारी बहुत सिंपल तरीके से करनी चाहिए। आप बाकी सब सब्जेक्ट्स चैप्टर्स का सोचो आप एडवांस की तैयारी, उसमें एडवांस की तैयारी करना और मेंस की तैयारी करने में कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको एडिशनली ये वाले चैप्टर्स करने पड़े, क्योंकि इफ यू विल लूज मार्क्स, वो इससे पूरा और कहीं से नहीं लूज कर सकते, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जो चैप्टर मान लो एडवांस में है, लेट्स से उसकी आपने 0 1 2 3 और पता नहीं कितने क्वेश्चंस किए होते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, कलर कोडिंग के आपने अभी तक भी अगर आप सोचोगे टोटल 5-6 क्वेश्चन किए होंगे आज तक, इससे ज्यादा कभी करे ही नहीं, है ना? तो वो चीज माइंड में उतनी बैठी नहीं होती। मतलब कलर कोडिंग तो, मतलब ऐसी चीज अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं आप नहीं बता पाओगे,
सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ? अच्छा फिर ड्राइव करोगे या सीधा याद है? सीधा तो नहीं, ड्राइव मतलब वो पूरा लिख के चार्ट सा। हाँ, है ना, तो टाइम के हिसाब से सोचो कि उस टाइम में कर पाओगे कि नहीं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, मैं आपको आज आपके ग्रुप पे एक बार लिस्ट बना के भेज दूंगा। रूल बना लो कि संडे के बाद से, संडे के बाद, संडे को क्या 16 मार्च है ऐसे? नहीं, 13 मार्च है, तो 1 महीना है ना इसके बाद मेंस का। तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनका सबका लिख लो, ठीक है, वो जो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर सबसे अच्छा, अगर तुम में है बहुत अच्छा भाईचारा, तो उसके बिल्कुल क्लियर से नोट्स बना लो और सारे आपस में डिवाइड करके एक दूसरे के साथ शेयर कर लो। अगर तो सबके अलग अलग बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, समरी शीट्स कह लो या जो भी कह लो। अगर बने हुए हैं किसी के, तो इस पे बात कर लो यार, इस पे 1-1 लाख दे दो, तुम्हारा मेन भी सबका वही दे आएगी। हाँ, वैसे तुम लाना मत पाओ। मेरे नोट्स लेके फोटो खींच के स्कैन करके ले जाती है, आपने दिखा तेरे वजह पर पढ़ने में मेरे को पता है। तो वो अपने को रिवाइज करने हैं बच्चों, की पॉइंट्स, है ना। मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो अभी तक मान लो नोट्स में भी शायद नहीं होगा, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मतलब मुझे लगता है कि शायद आ सकती हैं। वो मैंने टुवर्ड्स द बिल्कुल एंड रखी हुई है कि बस ठीक है, अभी किस्मत पे ही है कि अगर नजर पड़ गई और वही चीज आ गई तो आप आंसर कर दो। नहीं, एक्सपेरिमेंटल नहीं, मेंस में एक्सपेरिमेंटल तो आ ही नहीं रहा, लिखते हैं वो, आता नहीं। हाँ, अब चेक करो, मतलब इतने सालों में ना कुछ नहीं आता, तो वो तो वर्थ इट ही नहीं है उस पर टाइम लगाना। तो मतलब एक्सपेरिमेंट में अगर वो आता भी है ना, तो वो एरर्स के नाम पे ही आता है। बल्कि वो पहले तो कितने साल से उन्होंने ये लिख के दे रहे थे, आप सोचो सिलेबस में कि 25% वेटेज होगी एक्सपेरिमेंट्स की, मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग। और लिख के कि भाई 25% वेटेज है, और आया कभी भी नहीं। तो अब उन्होंने हटा दिया वो। तो बट वो कुछ जो थोड़ी मोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बट आपने उस पर टाइम लगाना है, सोचो कि रोज जो फिजिक्स पढ़नी है ना, मतलब वो 1 घंटा तो उस पर लगाना है, उन टॉपिक्स पे, और बाकी जो टाइम है 1.5 घंटा वो लगाना है बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस। तभी जब बनेगी बात। देखो, पिछले साल तक ऐसा था, पिछले साल भी मैंने समझाया था बच्चों को, बट वो भी तुम्हारे जैसे हर बात मानते ही थे मेरी, तो फिर जब झटका लगा तो उन्हें उसके बाद समझ आ गया। तुम्हारे पास वो झटके खाने का टाइम कम है ना, उनके पास तो 4 टेस्ट थे कि चल पहले में समझ आ गया, फिर अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं उल्टा चाहता हूँ, आप तो ये मानो एक टेस्ट है आपका, क्योंकि जितना आप पहले में अच्छा कर लोगे उतना आप एडवांस की अच्छे से तैयारी करोगे, है ना, और उतना मेंस भी उतने कॉन्फिडेंस से दोगे। अगर कहीं पहला खराब हो गया, ठीक है, तो जो उसके आगे वाला टाइम है ना, फिर वो निकलेगा डबल टेंशन में। पहले तो आप मेंस के लिए सोचते रहोगे कि यार मेरे को मेंस ही नहीं आता, फिर मेंस में मैं पीछे रह गया, और फिर साथ में एडवांस भी करना है, क्योंकि मेंस और एडवांस में तो टाइम तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए इस पे पूरा जोर लगा दो, एंड डिवाइडेड इक्वल जोर। अब वो नहीं चलेगा कि सिर्फ केमिस्ट्री कर ली या कुछ कर लिया, इक्वल टाइम लगा दो तीनों सब्जेक्ट्स पे, है ना। तो हमेशा कैलकुलेट ये करो कि आपका अभी जो लेवल है, मतलब उसमें आप चेंज कितना ला पाओगे, कितना पढ़ के डेल्टा देखे ना, मतलब क्या आएगा। ब्रॉडली मत सोचो कि हाँ केमिस्ट्री बची हुई है और वही सारा टाइम केमिस्ट्री पे लगा दिया। ये सोचो कि हाँ केमिस्ट्री मेरे अभी 80 आते हैं, तो मैं कितना ऐड कर सकता हूँ, 10 नंबर, 15 नंबर। वही सेम चीज बाकी सब्जेक्ट्स की भी है, कि इसमें भी मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए, इनमें ना वर्स्ट केस सिनेरियो 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो वी शुड बी रेडी विद इट। जो छोड़ने का तो मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि वो आसान होता है। आपका गलत होगा, आम बंदे का तो नहीं होगा। जो मेंस की तैयारी कर रहा है, सोचो एडवांस की कर भी नहीं रहा, उसका भी गलत नहीं होगा, और आप तो पीछे रह गए ना। तो हमने उस पर जोर देना है और कुछ नहीं करना।
मतलब बाकियों का जो मर्जी करें हम, इसका सिर्फ ये करें। ठीक है, ये माइंड में बिठा लो बात बिल्कुल स्ट्रांगली। और मतलब आई थिंक द गुड थिंग इज कि जैसे अब आपके टेस्ट भी होंगे, आप देखोगे कि अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शीट 2 में तो आपको फिर भी देख के ऐसा लगा होगा कि हाँ भाई अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट वो 3 साल थे, उसके बाद नहीं आए अच्छे क्वेश्चन, उसके बाद बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब उसके बाद क्वेश्चन कंसेप्ट के कारण नहीं गलत होगा, लैक ऑफ नॉलेज के कारण गलत होगा, जो चीज भूल गया, है ना। ये नहीं है क्वेश्चन की मुश्किल आ गया, क्वेश्चन सिर्फ वो होगा कि भाई कोई बेकार से फैक्ट पे आ गया या कुछ आ गया। ठीक है, बांसीना वाइल कोई एक्सेप्शनली आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबके लिए है, उसका टेंशन नहीं होती, कभी भी टेंशन होती है जो आसान क्वेश्चन हम गलत कराते हैं ना, वो हमारे को बहुत मारता है। ठीक है ना। एंड अगली चीज, फोकस ऑन एक्यूरेसी। जितना टेस्ट आसान आएगा आपकी रैंक उतनी पीछे आएगी, मैं बता रहा हूँ। आपके तो टेस्ट टफ आना ज्यादा अच्छा है, आसान आएगा, कोई भी गलती हो गई बहुत भारी पड़ती है। तो मतलब इस फोकस से टेस्ट देने हैं कि मतलब कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोच के देना बिल्कुल भी कि चल इस बार अ, अभी मेरी केमिस्ट्री बची हुई है या कुछ भी है वट एवर। मतलब मैं चाहता हूँ कि सारे टेस्ट हम पूरा ऐसे ही सोच के दो कि जो मेंस का टेस्ट है ना। आप बताओ कब से शुरू करें? कोई बात बाई चांस कोई कोई की धीरज सर ने, रोहित सर ने कोई बात की? हाँ, तो वही रखेंगे मोर और लेस। ठीक है, बस वो 4-5 दिन आप एक बार बड़ा ब्रशअप करके उसके बाद से शुरू कर देते हैं फुल टेस्ट, है ना। हाँ हाँ, वो तो कर ही देंगे, वो तो उसी पैटर्न पे होगा एग्जैक्टली जो आपका अभी होना है। 30 क्वेश्चंस और इंटीजर बेस्ड और नेगेटिव मार्किंग, वो तो ऐसे ही होगा। कम्युनिकेशन का ना, मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा, वो बहुत एक क्रिस्प सी वीडियो है, और जो उससे आ सकता है कम्युनिकेशन से उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ये मान लो कि संडे को टेस्ट के बाद आपने वो काम कवर करना। ठीक है, चलो ओके। ओके बच्चों, बाय।